मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे। दौरे के दौरान उन्होंने टीपी नगर स्थित रैन बसेरे का निरीक्षण किया और वहां मौजूद असहाय और निराश्रित लोगों को कंबल व भोजन वितरित किया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ठंड के मौसम में किसी भी जरूरतमंद को परेशानी ना हो और सभी रैन बसेरे में पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने रैन बसेरे में ठहरे लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को सुना और त्वरित समाधान के निर्देश भी दिए। दौरे के अंतिम चरण में वो पांडे हाता से धर्मशाला बाजार तक निर्माणाधीन विरासत गलियारे का निरीक्षण करेंगे और परियोजना की प्रगति, गुणवत्ता और समय सीमा की समीक्षा भी करेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को मद्देनजर रखते हुए जिला प्रशासन सुरक्षा और यातायात प्रबंधन के लिए पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। सीटी के अंदर रेन बसेरों का निरीक्षण करने और जरूरतमंदों को कंबल वितरण की दृष्टि से आज मुझे यहाँ पे 2 रेन बसेरों का निरीक्षण करने ट्रांसपोर्ट नगर में और धर्मशाला बाजार में देखने का अवसर प्राप्त हुआ है। यहाँ पे कंबल वितरण का भी इस कार्यक्रम के साथ जोड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। वर्तमान में भीषण शीतलहरी उत्तर भारत में पड़ रही है। भीषण शीतलहरी में जरूरतमंदों को ऊनी वस्त्र मिल सके, रहने का ठिकाना मिल सके और भीषण शीतलहरी की चपेट में आकर के किसी भी गरीब को, किसी भी कमजोर को, किसी भी बुजुर्ग को कहीं भी कोई दिक्कत न हो, इसके लिए डबल इंजन सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ लगी हुई है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक रविवार को बदायूं पहुंचे, जहां उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 66वें वर्ष प्रांत अधिवेशन में भाग लिया। इस दौरान सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि संसद और विधानसभा में उच्च पदों पर बैठे सपा के सांसद और विधायक वंदे मातरम का विरोध करते हैं, उसे गाने में भी संकोच करते हैं। इस मुद्दे को उन्होंने सत्र के दौरान मजबूती से सदन में उठाया। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि यदि देश विरोधी ताकतें उभरने की कोशिश करें तो उन्हें रोकना एबीवीपी की जिम्मेदारी है। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि एसआईआर के दौरान कोई वोट नहीं काटा जा रहा है और सवाल उठाया कि क्या मतदाता सूची में मृतकों या जिनका कोई पता नहीं है उनके नाम होने चाहिए। ऐसे नाम पहले भी हटाए जाते रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष को इसीलिए परेशानी हो रही है क्योंकि वो बिहार चुनाव बुरी तरीके से हार चुका है और साथ ही चुनाव आयोग को घुसपैठियों को बाहर कर पारदर्शी मतदाता सूची बनाने का काम करना चाहिए, जिसमें सभी को आयोग की मदद भी करनी चाहिए। ब्राह्मण विधायकों के बैठक के सवाल पर उन्होंने जवाब देने से बचते हुए कहा कि भोजन तैयार है, भोजन का आनंद लीजिए। मैं पूछ रहा हूँ, जो मृतक है उसका नाम होना चाहिए मतदाता सूची में। जो आपके शहर में, आपके जिले में उसका कोई अता पता नहीं, क्या नाम उसका होना चाहिए। ऐसे सभी लोग जो भारत निर्वाचन आयोग में मतदाता की अहर्ता नहीं रखते हैं, उनको डिलीट किए जाने का काम पहली बार नहीं हो रहा है। ये विपक्ष के पेट में दर्द इसलिए हो रहा है, बिहार में एसआईआर के बाद चुनाव हुआ, प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी राजग गठबंधन की सरकार बनी है और वहाँ तेजस्वी के और राजद के, आरजेडी के गुंडाराज, जंगल राज को बिहार की जनता ने नकार। रविवार सुबह मथुरा जनपद के जिला कारागार में बंद एक कैदी की अचानक से तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद जेल प्रशासन ने उसे आनंद फानन में महर्षि दयानंद सरस्वती जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर परिजन भी अस्पताल पहुंच गए और पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल मौत के कारणों का पता नहीं चल सका है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा। मृतक के भाई ने बताया कि मृतक 40 वर्षीय पिंटू सतोहा थाना हाईवे क्षेत्र का निवासी था, जिसे अवैध मादक पदार्थ के मामले में 17 दिसंबर को जेल भेजा गया था और सुबह उन्हें उसकी मौत की जानकारी मिली।
मेरा नाम लेखा सिंह है। जी। ये मेरे जीजा जी लगते थे। क्या नाम है? पिंटू सिंह सतवा के रहने वाले हैं। और ये 17 तारीख को यहाँ जेल में एक वारंट केस में आए हुए थे। तो किस मामले में क्या? वारंट कटे हुए थे NDPS। NDPS। हाँ, उस मामले में आए थे। आज सुबह करीबन हमारे पास 7:30 बजे फ़ोन आया था, इस तरह पिंटू सिंह की तबीयत खराब, जिला अस्पताल आ जाइए। लेकिन वो जिला अस्पताल से पहले ही ख़त्म हो चुके थे। हाँ, जिला अस्पताल से पहले ही ख़त्म हो गए थे। उसके बाद हम जिला अस्पताल आए, जेल में भी गए। जेल में मैं जो बातचीत करी, उन्होंने सही जवाब दिया जेलर साहब ने कि आप अपना PM कराइए और जो PM में जो आएगा उस हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। देखो, हमारे पास हमारे भतीजे ने सूचना की थी कि अंकल की डेथ हो गई है। यहाँ पर आकर सूचना मिली है हमको कि जेल में 5:30 बजे तबीयत खराब होने के कारण हॉस्पिटल लेके आए थे। यहाँ मृत्यु बताया गया है। क्या नाम था और कब आए थे जेल में? क्या मामला था? 17 तारीख को 17 दिसंबर को आए थे। इन पर कोई वारंट बताया था 2020 का। अच्छा। हाँ। और अब खबर सीतापुर से है, जहां 14 साल पुरानी दुश्मनी और बदले की आग ने 26 दिसंबर को फतेहपुर मातिनपुर में दोहरे हत्याकांड को जन्म दिया। अख्तर खान और मेसर खान की हत्या कर दी गई। पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल के निर्देश पर इमलिया सुल्तानपुर पुलिस ने मुख्य अभियुक्त अजय पाल और उत्तम को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने बताया कि मृतक ने 2011 में उनके पिता और 2020 में उनके भाई की हत्या की। हाल ही में दोनों मृतक गांव लौटे और विवाद हुआ, जिसके बाद अजय पाल, उत्तम और अन्य रिश्तेदारों ने मिलकर के घात लगाकर हमला किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 देसी तमंचे, जिंदा कारतूस और खोखे बरामद कर लिए हैं। बाकी 4 सहयोगियों की तलाश जारी है। सर पे और शरीर पे हमला करके किया गया था, जिसमें पोस्टमार्टम कराई गई। तो जिसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर जो है पूरी तरह कुचला हुआ आया है और शरीर में 2 गोलियां भी लगी हुई है। इसमें मृतक के परिजनों द्वारा तहरीर दी गई। तहरीर में उन्होंने 6 अभियुक्तों को नामजद किया था, जिसमें रामू, अजय पाल आदि 6 नफर अभियुक्त थे। घटना के गहराई से और पूछताछ की गई तो ये तथ्य प्रकाश में आया कि मृतक अख्तर और मैसर द्वारा अभियुक्तगण रामू और अजय पाल आदि के पिता की 2011 में और 2020 में इनके भाई की हत्या की गई थी। इन्हीं हत्या की वजह से ये सब पहले से ही प्लान बना रहे थे और ये घटना को अंजाम दिया। और अब खबर बागपत से है, जहां हापुड़ थाना क्षेत्र के हैदरनगर निवासी 2 बदमाश प्रदीप और मोन्टू बिनौली थाना पुलिस के साथ मुठभेड़ में घायल हो गए। दोनों बदमाश पहले से ही लूट, हत्या और डकैती सहित 2 दर्जन से अधिक मामलों में वांछित थे। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली लगने से 25,000 के दोनों इनामी बदमाश घायल हो गए। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से लाखों रुपए के आभूषण, देसी तमंचा और कारतूस बरामद किया। ये कार्रवाई क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराधियों पर कड़ा संदेश देने के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। गोरखपुर के BRD मेडिकल कॉलेज में MBBS का एक छात्र पिछले 11 वर्षों से प्रथम वर्ष में अटका हुआ है। 2014 में एडमिशन लेने के बाद छात्र ने केवल एक बार परीक्षा दी, जिसमें असफल रहा और इसके बाद परीक्षा और कक्षाओं से दूरी बनाए रखी। छात्र लगातार हॉस्टल में रह रहा है, जिससे अन्य छात्रों के लिए परेशानी बनी हुई है। कॉलेज प्रशासन ने विशेष कक्षाएं और मार्गदर्शन देने का प्रयास किया, लेकिन छात्र जिद पर अड़ा रहा। प्राचार्य डॉक्टर रामकुमार जायसवाल ने बताया कि NMC नियमों के अनुसार फेल छात्र को अनिश्चितकाल तक हॉस्टल में रखना सही नहीं है और ऐसे मामलों में उचित कार्रवाई के लिए NMC को सूचित करना आवश्यक है। नोएडा के सेक्टर 142 डंपिंग यार्ड में एक महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। जानकारी के मुताबिक महिला का शव एक बैग में मिला, उसके हाथ और पैर बंधे हुए थे। हालांकि महिला कौन है, इस बारे में अभी तक कोई भी जानकारी सामने नहीं आ पाई है। वहीं पुलिस आसपास में लगे CCTV कैमरे के आधार पर
जांच पड़ताल कर रही है। कल दिनांक 27/12/25 को थाना सेक्टर 142 पर डंपिंग यार्ड में एक अज्ञात महिला का शव पड़े होने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची, फोरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंच गई और आवश्यक कार्रवाई किया गया। शव का पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम करने के लिए भेजा गया। शव की शिनाख्त के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। शीघ्र ही शव का शिनाख्त करा करके आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। श्रावस्ती में घना कोहरा और शीतलहर का कहर जारी है। मौसम विभाग ने जिले समेत कई इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। जिले का प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। कोल्ड वेव को मद्देनजर रखते हुए डीएम के निर्देश पर बीएसए ने 1 जनवरी तक कक्षा 1 से 12वीं तक सभी स्कूल बंद रखने का आदेश दे दिया है। परिवहन विभाग ने वाहनों के लिए फॉग लाइट, धीमी रफ्तार और ओवरलोडिंग से बचने की अपील की है ताकि सड़क दुर्घटनाओं से बचा जा सके। मथुरा में ठाकुर श्री बाके बिहारी मंदिर में नए साल पर बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए आते हैं और ऐसे में मंदिर प्रशासन की ओर से सभी दर्शनार्थियों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। मंदिर प्रबंधन ने दर्शनार्थियों से सादर अनुरोध किया है कि आप नववर्ष के अवसर पर मंदिर ना आए, नववर्ष के बाद में आप मंदिर आए। आसपास के क्षेत्र में दर्शनार्थियों की भीड़ के दबाव को देखते हुए निर्णय लिया गया है और 5 जनवरी तक वृंदावन आने से परहेज करने को कहा गया है। मंदिर ठाकुर श्री बाके बिहारी जी महाराज वृंदावन के प्रबंधक ने सभी दर्शनार्थियों से अनुरोध किया है कि मंदिर में नववर्ष के अवसर पर 29 दिसंबर से 5 जनवरी 2026 तक श्रद्धालुओं की अपार भीड़ अपने आराध्य ठाकुर श्री बाके बिहारी जी महाराज के दर्शनार्थ के लिए उमड़ेगी और ऐसे में अति आवश्यक होने पर ही आप वृंदावन यात्रा का कार्यक्रम बनाएं। मंदिर प्रशासन की ओर से जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि सभी बाहर से आने वाले दर्शनार्थी गणों से अनुरोध है कि वो वृंदावन आने से पूर्व भीड़ का आकलन कर वृंदावन पधारे। संभव हो तो यात्रा से परहेज करें। अति आवश्यक होने पर ही यात्रा का कार्यक्रम बनाएं। उन्नाव दुष्कर्म मामले में पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। कोर्ट ने सेंगर को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा और साथ ही मामले में 4 हफ्ते बाद सुनवाई होगी। सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट ने 23 दिसंबर को जमानत दी थी। जमानत के खिलाफ सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में 3 दिन पहले याचिका लगाई थी और आज सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जेके महेश्वरी, जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच में सुनवाई हुई। बेंच ने दोनों पक्षों की करीब 40 मिनट तक दलीलें सुनी, जिसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि कोर्ट को लगता है कि मामले में अहम सवालों पर विस्तार से विचार जरूरी है और आमतौर पर कोर्ट का सिद्धांत है कि किसी दोषी या विचाराधीन कैदी को रिहा कर दिया गया हो तो उसे बिना सुने ऐसे आदेशों पर रोक नहीं लगाई जाती। लेकिन इस मामले में परिस्थितियां अलग है क्योंकि आरोपी दूसरे मामले में पहले से दोषी ठहराया जा चुका है और ऐसे में दिल्ली हाईकोर्ट के 23 दिसंबर के आदेश पर रोक लगाई जाती है। इससे पहले कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ये भयावह मामला है। धारा 376 और पॉक्सो के तहत आरोप तय हुए थे और ऐसे में मामले में न्यूनतम सजा 20 साल की कैद हो सकती है, जो पूरी उम्र की जेल तक बढ़ाई जा सकती है। और अब खबर पीलीभीत से है, जहां कलीनगर तहसील क्षेत्र की हरदोई ब्रांच नहर में अज्ञात कारणों से किशोरी रोशनी के कूदने की सूचना से इलाके में हड़कंप मच गया। घटना सुबह करीब 8 बजे सामने आई, जब रोशनी घर पर नहीं मिली। परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की। हरदोई ब्रांच पुल के पास उसके कपड़े और चप्पल मिलने के बाद नहर में कूदने की आशंका जताई गई। सूचना पर पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचे और गोताखोरों की मदद से नहर में तलाशी अभियान शुरू किया गया। एसडीएम कलीनगर और चौकी इंचार्ज मोहम्मद सैफ भी घटनास्थल पर मौजूद है। पुलिस इस पूरे मामले को लेकर के गहनता के साथ में जांच पड़ताल कर रही है और प्रशासन हर पहलू को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई कर रहा है।
8 बजे के बाद जब परिजनों ने देखा कि लड़की घर पे नहीं है तो नहर की तरफ देखने आए, तो यहाँ पर इसके कपड़े और चप्पलें मिली हैं। तब से सब लोग यहीं पे ढूंढ रहे हैं। अच्छा, लड़की रहने वाली कहाँ की है? हमीरपुर के सरीला में अवैध खनन के मामले में जिलाधिकारी घनश्याम मीणा ने सख्त कदम उठाते हुए निरीक्षण कर कार्रवाई के निर्देश दिए। डीएम के निर्देश पर एसडीएम बलराम गुप्ता ने खान निरीक्षक और राजस्व टीम के साथ सरीला तहसील क्षेत्र के इछौरा जिटगिरी खंड संख्या 25/21 में डिजियाना इंडस्ट्रीज के नाम से संचालित खनन स्थल का निरीक्षण किया। जांच में पट्टा धारक की ओर से नदी की जलधारा में पूर्व में किए गए खनन के साक्ष्य मिले। टीम ने पाया कि उत्तर प्रदेश उप खनिज नियमावली 2021 और खनन पट्टा विलेय की शर्तों का उल्लंघन हुआ है। नियमानुसार पट्टा धारक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है और सभी पार्टियों ने अपने कार्यकर्ताओं को जनता के बीच जाकर उनकी समस्याएं जानने के निर्देश दे दिए हैं। इसी कड़ी में हमारी टीम ने भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता और वार्ड नंबर 27 से जिला पंचायत सदस्य नाहर सिंह फौजी से खास बातचीत की। उन्होंने बताया कि पार्टी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अधिक से अधिक लोगों से सीधे संपर्क कर उनकी समस्याओं को सुना जाए, साथ ही उनका तत्काल समाधान भी कराया जाए। नाहर सिंह फौजी ने कहा कि भाजपा हमेशा जनता के बीच में रहती है और उनकी समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर दूर करने का काम भी करती है और साथ ही क्षेत्र की जनता को आने वाले नववर्ष की शुभकामनाएं भी दी। इसमें विधानसभा के चुनाव होने हैं। हालांकि सियासी गलियारों में जो राजनीति है वो तेज हो चुकी है। सभी पार्टियों ने अपनी हलचल शुरू कर दी है। कहीं ना कहीं भाजपा एक बड़ी पार्टी है और भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता नाहर सिंह फौजी, जो कि वर्तमान में वार्ड नंबर 27 की जिला पंचायत भी हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम जानने प्रयास करेंगे सर, जिस तरीके से 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं, 26 में जो है जिला पंचायत चुनाव भी होने हैं, तो पार्टी द्वारा आपको क्या क्या निर्देश दिए गए हैं और क्या क्या तैयारी आपने की हुई है? ऐसा है कि पार्टी के द्वारा निर्देश तो हमारे कोई नए नहीं होते हैं। आज मान लो चुनाव जीतते हैं तो आज से ही हमारे पूरी 5 साल लगातार तैयारी होती है। हमारे माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री व योगी जी, उनका और शीर्ष नेतृत्व का प्रत्येक दिन सदैव ये निर्देश होता है कि हमें समाज की सेवा करनी है, देश को आगे बढ़ाना है और देश के विकास में प्रतिदिन हमें काम करना है, नया भारत बनाना है। ये हमारे निर्देश मोदी जी और योगी जी के और हमारे शीर्ष नेतृत्व के हमेशा रहते हैं। ये नहीं है कि आज चुनाव आ गए तो चुनाव की वजह से ही हम काम करेंगे या 1 साल पहले काम करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हम लगातार काम करते हैं। लगातार पार्टी निर्देश देती है कि ज्यादा से ज्यादा जनता के बीच में समय बिताया जाए, जनता की जो समस्या पर ध्यान दिया जाए। उस पर क्या लगता है कि पार्टी किस तरीके से काम कर रही है? देखो, पार्टी का एक तो जो अंतिम व्यक्ति तक, जो लाइन में खड़ा अंतिम व्यक्ति है, उस तक लाभ पहुंचे। पहले क्या होता था कि जो पैसा या कोई विकास कार्य जो आते थे तो बीच में ही कुछ लोग या अधिकारी लोगों तक ही या कुछ ग्राम पंचायतों तक ही सिमट के रह जाता था, वो अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंचता था। लेकिन अभी मैं समझता हूं कि पूरा जो 1 भी रुपया अगर केंद्र सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार से आम जन के लिए या विकास के लिए आता है तो जमीन पर उतरता है और वो पहुंचता है। आप देख सकते हैं ये हमारे संग नाहर सिंह फौजी, जो कि वार्ड नंबर 27 की जिला पंचायत हैं, वो हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि जो भाजपा की जो कार्य प्रणाली है वो कहीं ना कहीं धरातल पर दिखती है और नजर भी आती है। आप देख रहे हैं इंडिया हेड।